हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, ये मेरा मध्य प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन का सीरीज चल रहा है। इसके अंतर्गत मैंने पिछले लेक्चर में मालवा का पठार अध्ययन किया था। मैं इस लेक्चर में आपको नर्मदा सोन घाटी का अध्ययन करवाऊंगा। आपको बता दूं कि नर्मदा सोन घाटी एक ऐसा चैप्टर है जहां से एटलीस्ट वन क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो या फिर आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, एटलीस्ट वन क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं नर्मदा सोन घाटी। तो जो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है तो आपके पूर्व से लेकर और इस पश्चिम के साइड का है। ये आपका जो कर्क रेखा के समांतर चलता है वो आपका नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। ये आपका क्षेत्र मालवा का क्षेत्र है, ये आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये आपका मध्य भारत का क्षेत्र है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी जो हम आपके साथ अध्ययन करेंगे वो नर्मदा सोन घाटी अध्ययन करेंगे। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र है, यानी कि लगभग 3 से 400 मीटर निचला है। अब आप 400-300 मीटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, वो आपके समुद्र के स्तर से मापा जाता है। इसकी जो ऊंचाई मापी जाती है, किसी भी चीज की ऊंचाई स्थल में कोई भी है, नर्मदा आपके पर्वत है, पठार है, तो जब उसकी ऊंचाई यदि नापी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश का आपके इतना मालवा का पठार इतना ऊंचा है, तो उसको आपके समुद्र स्थल से उसकी ऊंचाई नापी जाती है। तो इस हिसाब से नर्मदा सोन घाटी की जो ऊंचाई है वो आपके 3 से 400 मीटर है, जबकि आपके मालवा का क्षेत्र की लगभग 800-850 मीटर ऊंची है। वहीं आपके इस साइड सिंध बाबा की जो आपकी सिंधेश्वर बाबा की जो ऊंचाई है पहाड़ी, वहाँ की ऊंचाई आपकी 1100 मीटर है। और ये आपके मैकाल पर्वत श्रेणी है, वो आपके 1350 मीटर है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि नर्मदा सोन घाटी की जो ऊंचाई है वो सबसे कम है, एक बात। दूसरी बात, जो आपकी ये नर्मदा नदी है वो आपके डेल्टा का, आपके एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी इसको बोला जाता है जब आपकी कोई भी नदी जब आपने जहां से उसका उद्गम होता है वो विचलित ना होकर आपके डायरेक्ट आके यहाँ गुजरात के खंबात के पास गिर जाती है। और डेल्टा उसको बोला जाता है जब आपके बहुत सारी नदियां गाद इकट्ठा करती हैं, जो आपके गाद इकट्ठा करके यहाँ पे ले आती हैं, तो चंपाकार और पंचाकार जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि चंपाकार और पंचाकार आकृति होती क्या है। अभी सिर्फ आप ये जानिए कि जो नर्मदा आपकी नदी है, जो कि आपके पूर्व अमरकंटक से निकलती है, वो आपके एस्चुरी का निर्माण करती है, ना एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो हम यदि स्थिति की बात करें नर्मदा की, तो आपके स्थिति की यदि बात करें तो इसकी स्थिति 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर और 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वहीं हम इसका और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 81 मिनट से लेकर आपके 74 डिग्री से लेकर 81 डिग्री 30 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक है। तो यदि आपको नर्मदा सोन घाटी का स्थिति पूछता है कि विस्तार कितना है, तो आपको बताना है कि इसकी जो स्थिति है यानी विस्तार है तो 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर आपके 23 डिग्री 45 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक है, और 74 डिग्री से लेकर 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये आपको क्या बताना है? नर्मदा सोन घाटी का स्थिति या विस्तार बताना है। फिर आपको यहाँ पर ये पूछा, आपको 4 से 5 पॉइंट कवर करना होगा यदि आपको लिखने के लिए आता है। नहीं तो आपको ये जानना चाहिए कि ये इस क्षेत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके बारे में पढ़ ले, तो ये हमारा चैप्टर नर्मदा सोन घाटी का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में आपके मुख्यतः नदियां जो है नर्मदा और सोन है और जोहिला नदी है। ये जो आप नर्मदा सोन व जोहिला नदी है, और आपकी दूधी नदी हो गया, आपकी तवा नदी हो गई, ये आपकी नर्मदा की सहायक नदी है। तो ये जो आपके जब ये आपकी जो ये यहाँ पे आप इस बात को जानिएगा, ध्यान रखिएगा
कि नर्मदा और तापी जो मध्य प्रदेश की दो नदी है जो कि आपके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ से आपके बैतूल से आपके तापी नदी निकलती है, जो कि आपके सोन नदी है वो आपके उत्तर साइड प्रवाहित होती है। तो जबकि आपका नर्मदा सोन घाट, नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश में 90% के लगभग प्रवाहित होती है। बचा शेष आपके 8.5% गुजरात में प्रवाहित होती है आपकी नर्मदा नदी, 2.5% आपके महाराष्ट्र को कवर करती है। तो और इसका इस क्षेत्र का यदि अपन नर्मदा सोन घाटी का तापमान देखें तो मैक्सिमम तापमान यहाँ का जो रहता है वो 40 सेंटीग्रेड तक रहता है और मिनिमम तापमान आपके 10 सेंटीग्रेड तक रहता है। अपन ने इस क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में वन की बात करें तो यहाँ पे 25% वन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 25%। तो हम यदि दूसरे क्षेत्र के कंपेयर करें तो यहाँ पे वन की मात्रा कम है। यहाँ पे जब मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी पे मिट्टी आपके गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और दार्शनिक स्थल की बात करें तो यहाँ पे आपके तिगवा मंदिर है, रूपनाथ का मंदिर, अशोक का शिलालेख है, आपके भेड़ाघाट प्रपात भी है। और साथ ही साथ आपके इस क्षेत्र के यदि अपन एरिया की बात करें तो इस क्षेत्र में एरिया की बात करें तो ये आपके प्रदेश का लगभग 86,000 किलोमीटर स्क्वायर कवर करता है। आप परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 26% आपका ये नर्मदा सोन घाटी कवर करता है मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का। जलवायु की बात करें यहाँ पे तो आपकी जलवायु की बात करें तो यहाँ पे आपके मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे आपके मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जलवायु की बात करें नर्मदा सोन घाटी पे तो आपके मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ पे 125 सेंटीमीटर वर्षा है। गेहूं यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी पे गेहूं मुख्य रूप से होता है, साथ ही साथ आपके चावल भी होता है और कपास, मूंगफली इत्यादि का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। अच्छा, मेरा ये कहने का मतलब कि यदि आपको ज्यादातर यदि क्वेश्चन ऐसा आता है आपके वनडे एग्जाम में कि जो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है वहां पे फसल में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको आंसर करना चाहिए कि यहाँ पे गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और अपन खनिज की बात करें, चूने का पत्थर यहाँ भी पाया जाता है, संगमरमर की सफेद संगमरमर पाया जाता है। यदि यहाँ पर पूछा जाता है कि नर्मदा सोन घाटी पे कौन कैसे संगमरमर पाए जाते हैं तो आपको बताना है व्हाइट संगमरमर पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके कोयला भी पाया जाता है। कोयला आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्र एरिया पे पाया जाता है। इस पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, आपके सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है और ये आपके सतपुड़ा मैकालसेड़ी में भी आपके कोयला पाया जाता है। जब आपको खनिज के चैप्टर मध्य प्रदेश का पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे कि किस क्षेत्र में कैसे कोयला पाया जाता है और किसकी मोटी चट्टान होती है, कितने % कहाँ पे है। इस सब की चर्चा हम आपको डिटेल से जब मध्य प्रदेश का खनिज पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक, यहाँ पे जबलपुर मतलब यहाँ पे यदि क्षेत्र जिले की कवर करें, जिले के बारे में बताएं तो यहाँ पे आपके जबलपुर जिला कंप्लीट करता है, नरसिंहपुर आपका कंप्लीट करता है, हरदा करता है, होशंगाबाद करता है, झाबुआ करता है, बाड़वानी करता है, कटनी करता है। जबकि आपके जबलपुर हो गए, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद ये कंप्लीटली जिले आ जाते हैं, नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। जबकि जो आपका झाबुआ और बाड़वानी कट्टी का पार्शियल आता है, यानी आंशिक कुछ भाग आता है, कुछ भाग नर्मदा सोन घाटी से हट के दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। यहाँ पे आपके यदि हम बात करें आपके दार्शनिक स्थल में, साथ ही साथ आपके 64 योगिनी मंदिर है यहाँ पे और भेड़ाघाट जलप्रपात है, ओमकारेश्वर आपके ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में आपसे मतलब 2 ज्योतिर्लिंग है, एक आपके उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में, और दूसरा आपके ओमकारेश्वर खंडवा जिले में है। अब हम खंडवा को अब पूर्वी निमाड़ बोलते हैं, पहले हम खंडवा बोलते थे, अब हम पूर्वी निमाड़ बोलते हैं। खरगोन को पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं। खंडवा और महेश्वर में आपके महेश्वर है खरगोन जिले में। यहाँ पे आपकी स्थिति यदि मध्य प्रदेश यहाँ पे अपन खंडवा और खरगोन की ये आपका बुरहानपुर हो जाएगा, यहाँ पर लोकेट करें तो यहाँ पे आपके खंडवा और खरगोन आता है। अब हम उसको बोलते हैं पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि आपको इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर पढ़ना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके हमारे टीचर्स द्वारा पढ़ाए गए आप
उसको भी पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बघेलखंड का रीवा पन्ना का पठार लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।